था, वो भाई साहब कम से कम एटलीस्ट एक इंडियन खुश हुआ, लेकिन आज के मैच में सारे इंडियन खुश हो गए। इंडिया है भाई, जो हम लोग बीसीसीआई कम से कम क्रिकेट के मामले में हम लोग तो अमेरिका है। कोई नहीं, अभी कोविड का इशू भी है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है। आप निश्चिंत रहे, कोविड की समस्या हमारे साथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम हम बिहारियों का बहुत निगेटिव ही सही, लेकिन कमेंट जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। और एक दिन उदय भाई को मेरे बात पे टेंशन हो गया, उसने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी पैर को तोड़ दिया, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे ले गए और हॉस्पिटल में मेरा इलाज भी करवाया और ये हॉकी स्टिक भी दिलवाया, और ये मैं बैसाखी लेकर चल भी रहा हूँ। मतलब क्या बात है, बहुत अच्छे लोग हैं हम लोग। 2 मैच में हार गए, बहुत बुरे तरीके से हार गए, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कितना भी तीखा खा जाए, अंतिम में छोटा सा मिठाई भी मिल जाता है भोजन में दही। क्या बात है, कितना अच्छा, उसमें हम लोग मिथिलांचल के लोग हैं। इसीलिए जाते जाते ही सही, भागते भूत की लंगोटी ही सही, तो 2-1 से हम लोग इस मैच को, इस सीरीज को लूज कर गए, लेकिन अंत भला तो सब भला कहना चाहिए, हम लोग अंततः मैच जीते। तो क्या आज बल्ले बल्ले हो पाया निरंजन जी? निश्चित रूप से बल्ले बल्ले हुआ टीम इंडिया का आज। और रही बात, आपने कहा बुरी तरह से हम लोगों ने कोई मैच नहीं गंवाया। 300 प्लस तीनों मैचों में किया हम लोगों ने, और यहाँ तक कि सामने वाले को एक मैच में 300 प्लस करने भी नहीं दिया, 300 से पहले उसे रोका। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बैटिंग रही, और आज खास तौर से बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही, जिसके कारण कि हम लोग जीत पाए। क्या बल्ले बल्ले? जी, बल्ले बल्ले बिल्कुल राजेश, जैसा कि हम लोगों ने पूर्वानुमान भी लगाया था कि उम्मीद की थी कि वो कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ गेम प्लान के साथ टीम आएगी, और वैसा ही हुआ। मतलब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन शो कल भी वो पिछला मैच हारने के बाद मैंने देखा था, उसमें भी आशीष नेहरा, हमारे जो पूर्व क्रिकेटर हैं गेंदबाज, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी कि मतलब इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, कमी वहीं गेम प्लान में हो रही है। और इस बार जब उतरी थी टीम इंडिया तो लगा था कि पर्टिकुलर खिलाड़ी के खिलाफ पर्टिकुलर गेम प्लान के साथ वो आई हुई है। देखिए, हम लोग को पता है कि हम लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं नहीं, जो कि सच है। हम लोग उन्हें देखते हैं, सीखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चरे बेती। लेकिन निरंजन जी, क्या बात है, कहीं आपकी जैसा या फिर सौरव गांगुली से बात हो रही है क्या? नहीं, सबसे मेन बात क्या है कि कोहली में आज जो सबसे खासियत लगी देखने के लिए मिली कप्तानी में, पहली बार हमको नहीं, मेरा ये प्रश्न पूछने के पीछे औचित्य ये था कि आपने बोला था नटराजन को खिलाना चाहिए, कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों ने बात किया था संजू सैमसन के वोट में, आप शुभमन गिल के साथ थे। क्या कुछ बात है क्या? वो मुझे बस उसके पीछे का रहस्य जानना है। नहीं, जहाँ तक संजू सैमसन का बात है, तो उसको मैं खेलते हुए देख रहा हूँ कि वो विकेट को थ्रो कर रहा था। मतलब अच्छी शुरुआत के बावजूद भी ऐसा शॉट खेल करके, जो कि आपके पास शिखर धवन है, जो कि बड़ा स्कोर के लिए नहीं जाने जाते हैं। इस सीरीज में तो उनको मौका नहीं मिला था। नहीं मिला था, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप किस खिलाड़ी को खिलाना चाहते हो? यदि आप ओपनिंग कराना चाहते हो तो एक तरफ रोहित शर्मा हो, तो दूसरी तरफ शिखर धवन जचता है। यदि आप शिखर धवन को ही कराना चाहते हैं तो पहले मेरे ख्याल से केएल राहुल के साथ उसको ओपन करा सकते हैं। मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, ये दोनों एक ही तरह के खिलाड़ी हो जाते हैं, जो कि स्ट्रोक प्लेयर, मतलब यदि बैटिंग कर रहे हैं तो T20 फॉर्मेट में वो बैटिंग करते ही जाएंगे जब तक रहेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक क्लासिकल बल्लेबाज एक ओपनर के तौर पे मैं देखना चाहता था, जो कि शुभमन गिल है। क्या आप सहमत है क्या? क्या उनके क्लास में कोई इशू है? संजू सैमसन के क्लास में क्या? संजू सैमसन के टैलेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो निरंजन जी ने जिसकी चर्चा की, उसका नाम टेम्परामेंट है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको टेम्परामेंट शो करना पड़ेगा। अभी उनके पास समय है, रणजी ट्रॉफी में हो सकता है और अच्छा परफॉर्म करें तो वो आगे आ सकते हैं। ओपनर की राह वैसे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओपनर में अभी आपके पास रोहित शर्मा और शिखर धवन है, तो इन दोनों के रहते तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी मौका मिलने वाला है। लेकिन फिर भी आपको मौके के लिए तैयार रहना होगा, जितने भी आपको मौके मिलेंगे आपको वो भुनाना होगा। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल ने मतलब जितनी भी 33 रन बनाए, लेकिन आकर्षक 33 रन बनाए, वो कवर में शॉट लगा रहे थे। छोटी गेंद, 2 छोटी गेंदें मिली, 2 गेंदें लीव की, तीसरे गेंद देखा वापस से छोटी गेंदें मिली, बहुत ही तगड़ा पुल लगाया मिड विकेट पे, एकदम शानदार। तो जितनी भी बैटिंग की उन्होंने, बहुत ही इफेक्टिव बैटिंग, अच्छी लगी मुझे उनकी बल्लेबाजी। तो मैं जहां विशेषज्ञ की बात कर रहा था, निरंजन जी का टीम प्लान, जी, नटराजन की बात सैनी पे बोले, वो आ गए। मैं आपकी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि क्या कुलचा की जोड़ी को वापस ले आया लाना चाहिए, कुलचा की जोड़ी काफी बेहतरीन काम कर सकती है। लेकिन चहल, आपने कहा कि एक बल्लेबाज है, एक खिलाड़ी है जो कि बल्ले और बॉल दोनों से काम करता है। आपने यहाँ भी आपकी जडेजा के बारे में काफी अच्छी आपका वो एनालिसिस रहा, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि वो जिस जिस उनका काम है
कि जहां पर बहुत अधिक रन बन रहा है वहां पर वो इकोनॉमिकल रह के निकल जाते हैं, विकेट नहीं मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 10 ओवर में कितने रन दिए? 60 रन दिए, 62 रन। 10 ओवर में 62 रन दिए और एक विकेट भी लेके गए वो। और 66 रन बनाए, वो भी तब जब आपके 200 से नीचे में बाकी सारे 152 में बाकी के सारे 5 खिलाड़ी निकल गए हैं। अब बात आ गई है टेलेंडर पे, ऑलराउंडर पे। एक हार्दिक पांड्या और एक रविंद्र जडेजा, दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो उसके बाद भी जितनी बेहतरीन पारी जडेजा ने खेली है, और मुझे कोई शंका नहीं, उनके बल्लेबाजी पे तो कोई शंका नहीं है। और मुझे लगता है कि जडेजा का खेल थोड़ा आसान इसीलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें अपना रोल पता है, अपनी भूमिका जब आपको पता होती है कि मुझे इस मैच में क्या करना है, आप आउट ऑफ द माइंड अचानक से कुछ नहीं सोच सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि टीम में मेरा काम क्या है। मेरा काम रन रोकना है, उन्होंने रन रोका। मेरा काम नीचे जाकर विकेट शुरू में जल्दी गिर गए, मुझे टिक के रन करना है, उन्होंने रन भी किया। और 50 ओवर में 300 के ऊपर रन हम लोगों ने बनाया, तो रन भी बहुत अच्छा बनाया हम लोगों ने। तब तो ठीक है भाई, सर जडेजा की तलवार चली। लेकिन एक और व्यक्ति है जिनकी चर्चा मेरे ख्याल से पहले होना चाहिए, लेकिन मैंने पिछले मैच के जो हमारे बल्ले बल्ले का पिछला एपिसोड था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसलिए जडेजा का प्रश्न पहले पूछा। कुंफू साहब के बारे में बताएं कुछ। निश्चित रूप से ये सीरीज़ तो खैर हार्दिक पांड्या के ही नाम रहा है इंडिया के लिए। लेकिन जहाँ तक बात रही है, श्रेयस अय्यर की भी चर्चा करनी होगी हम लोगों को, क्योंकि 3 मैच आपने खेला, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इतनी बड़ी टूर, और वहाँ पे आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है, इतना बड़ा अच्छा मंच है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 टीमों के खिलाफ, उसके घर में जाके रन बनाने के बाद जो संतुष्टि खिलाड़ियों को होती है, उस चीज़ के लिए आप तैयार होकर के नहीं जाते हैं तो ये दुख की बात है। और उसे कुछ ना कुछ रन बनाने चाहिए, तो कम से कम एक सेंचुरी तो बनता था, नहीं तो कम से कम हाफ सेंचुरी तो बनाना ही चाहिए था। एक भी हाफ सेंचुरी नहीं बनाया 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या यदि प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पे खेलते हैं तो 4 नंबर पे भी वो सही रहेगा, और एक ऑलराउंडर को आपको टीम के अंदर, क्योंकि छठे बॉलर के रूप में आपके पास कोई नहीं है यदि हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से एक ऑलराउंडर, एक अच्छा ऑलराउंडर टीम को चाहिए जो कि मैच को अच्छे से हैंडल कर सके दोनों तरफ, बॉलिंग और बैटिंग से। जैसे जडेजा टीम में है, उसको अपनी भूमिका पता है, और जैसा कि आकाश जी ने कहा कि उसको अपनी भूमिका पता है। और सबसे अच्छी आज लगी उसकी एक बेहतरीन कैच जो आज उन्होंने पकड़ा, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग जो कि लगातार IPL से हम लोग देख रहे थे कि जडेजा से उतनी अच्छी हो नहीं रही है, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में उसका था, जो कि आज वो प्रूव किया तीनों चीज़ से, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी। खास तौर से हेजलवुड को जिस तरह से उन्होंने कवर में छक्का लगाया, देख करके मैच का तो पैसा वैसे ही वसूल हो गया था आज। मैं पैसा लगाए थे आप क्या? नहीं, पैसा वसूल हो गया, मतलब यदि आप देख रहे हो तो पैसा, मतलब क्या कहा जाए, लगाया नहीं, ड्रीम 11 में लगाए थे। ड्रीम 11 में नहीं लगाए थे, लेकिन देख रहे थे तो मतलब भर दिन का जो पैसा होता है तो वो तो मैच ही पे जाता है ना। खुद का आमदनी हो, वो यदि बैठ करके गंवा रहे हैं तो मैच में, तो वो पैसा ही गंवाना हुआ। अच्छा। नहीं, एक्चुअली में अच्छा, मैं थोड़ा सा इसे हास्यास्पद जानबूझ के थोड़ा सा कर रहा था। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा, जहां तक मेरा अपना नजरिया है, 300 350 का रन के पीछे करने के लिए इंडियन टीम उतरती थी। और ऐसे स्थिति में कम से कम जो अपने ओपनर सलामी बल्लेबाज होते हैं उनसे एटलीस्ट 3 अंकों की साझेदारी की उम्मीद करती है। अगर वो हो जाए तो अच्छा होगा। शिखर धवन तीनों मैच में आए, अच्छे से आए। एक बार मयंक थे उनके साथ, और कई बार उसमें रोटेशन आया, जबकि एक पूरा फुल टाइम ओपनर लोकेश राहुल जो कि नीचे आए हुए हैं, तो जब तक शर्मा थे नहीं, रोहित शर्मा थे नहीं, तो क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के तेज पिचों पर, जैसा श्रेयस अय्यर के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके धवन ने रन बनाया, क्या रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग की समस्या खत्म हो रही है क्या? रोहित शर्मा और शिखर धवन, यही 2 ओपनर मुझे नजर आते हैं। आपका सवाल यही था ना कि रोहित शर्मा और शिखर धवन? बिल्कुल जी। तो रोहित शर्मा और शिखर धवन, मुझे नहीं लगता कि इसके आगे अभी इंडिया को, जब तक ये दोनों खेल रहे हैं, इसके आगे इंडिया को ओपनिंग के बारे में कुछ सोचना चाहिए। हाँ, बेंच स्ट्रेंथ आप अपनी मजबूत कर सकते हैं। हाँ, बीच बीच में जैसे छोट, मतलब कोई भी, जैसे क्रिकेट में कोई भी टीम छोटी नहीं होती, क्रिकेट का कोई गेम छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जिम्बाब्वे जैसी टीम से, अगर बांग्लादेश जैसी टीम से आपको मैच है, तो आप माफ कीजिएगा, सेहत थोड़ी कोई नहीं, अभी कोविड का इशू भी है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है। आप निश्चिंत रहे, कोविड की समस्या हमारे साथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल, हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम हम बिहारियों का बहुत तगड़ा होता है। बहुत बढ़िया होता है जी, और खास करके हम लोग मिथिलावासी का तो और भी बढ़िया। निसंदेह जी। तो हम कहाँ थे जी? आप ओपनिंग की बात कर रहे तो हम मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर रोहित शर्मा और शिखर धवन, इसके आगे सोचने की अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो काम कर रही है BCCI, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत कर रही है। शुभमन गिल को आप मौका दें, जिम्बाब्वे से मैच हो, बांग्लादेश से मैच हो, चाहे पाकिस्तान जैसी छोटी टीम से मैच हो, उनसे आप उनको मौका दें, उनसे आप खिलवाएं उनको,
तो हो सकता है आपको अगर रोहित शर्मा, क्योंकि क्रिकेट का एक दौर होता है, सभी खिलाड़ी का एक दौर होता है, कभी न कभी रोहित शर्मा का भी दौर खत्म होगा और उसके बाद जब आपके बेंच स्ट्रेंथ पे शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, संजू सैमसन, भगवान करे, ये सारे खिलाड़ी तैयार बैठे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी परेशानी होती है। मेरा यह एक प्रश्न अचानक आ गया, जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर के बारे में धोनी अपने निरंजन जी ने कहा, बिल्कुल सही बात भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इन सब पिचों पर अगर आपके बल्ले से रन आ जाए तो निस्संदेह आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है और इंटरनेशनल मीडिया में भी आप पूरी तरीके से छा जाते हैं। अगर 4 नंबर के लिए एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है आईपीएल में, वो कई बार ओपनिंग भी किए हुए हैं, कई बार फर्स्ट डाउन भी आते हैं, चौथे नंबर पर भी आते हैं, क्या सूर्य कुमार यादव के ऊपर चयनकर्ताओं को नजर जाना चाहिए क्या? जी, दरवाज़ा बार-बार खटखटा रहे हैं वो। मुझे नहीं लगता कि जिस वो कैडर के वो खिलाड़ी हैं, जिस कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं, वो शांत बैठने देंगे चयनकर्ताओं को और ना ही श्रेयस अय्यर को शांत रहने देंगे। क्योंकि रणजी टीम के कप्तान हैं, मुंबई के कप्तान हैं और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और जहाँ भी ज़रूरत होती थी मुंबई इंडियंस को, वो झंडा गाड़ के खड़े हो जाते थे। केकेआर में भी जो ट्रॉफी जीती थी, उसमें भी उनका जी, परफॉर्मेंस जी, तगड़ा जी, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है आपने। केकेआर के भी ज़िक्र बहुत बढ़िया करी आपने। केकेआर में भी जब जितने दिन वो रहे, जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी, वो हमेशा अच्छी पारी खेलते थे। तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर पर दबाव बनना, और ये दबाव बनना ज़रूरी भी है। आप अपनी जगह को लेकर सिक्योर नहीं रह सकते। जब आप संतुष्ट होने लगेंगे कि हमारी जगह सुरक्षित है अपनी टीम में, तो आपके परफॉर्मेंस में, ग्राफ में नीचे आपका आएगा। तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव को आप देख सकते हैं, अगर उनका प्रदर्शन का स्तर इसी तरह ऊपर जाता रहा। मुझे भी याद आ रही है, मैं भी जब हम लोग जो क्रिकेट देखना स्टार्ट किए थे तो वो ऑस्ट्रेलिया के चरम का दौर था। तो उस समय कहा जाता था कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो जिसकी बी टीम भी तैयार हो जाएगी तो दुनिया की दूसरे नंबर की हर एक टीमों को हरा सकती है। एक एक सीट के लिए 5-5 दावेदार उसके रहते थे और निस्संदेह शेन वॉर्न जैसा गेंदबाज खेलता रहा, लेकिन स्टुअर्ट मैकगिल उनके सामने अच्छे से नहीं खेल पाया, जबकि एवरेज दोनों का अगर देखा जाएगा तो उसमें ज़्यादा बेहतर है। तो बिल्कुल आपका जितना तगड़ा बेंच स्ट्रेंथ होगा, आपकी टीम उतनी जबरदस्त हो जाएगी। तो क्या इस टूर्नामेंट्स में तीनों मैच में हम लोगों ने पाया क्या? निश्चित रूप से हम लोगों ने ये देखा कि हमारे बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ पर कि हम लोग बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर को छोड़ के किसी को नहीं देखते थे खेलते हुए। तो निश्चित रूप से इस बार सभी बल्लेबाजों ने थोड़ा-थोड़ा करके ही सही, लेकिन योगदान दिया। 3 मैचों की सीरीज़ में एक भी शतक नहीं लगा, लेकिन तीनों बार हम लोगों ने 300 से ज़्यादा का स्कोर किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टीम का सामूहिक प्रदर्शन था, लेकिन गेंदबाजों को संघर्ष करना पड़ा और अंतोगत्वा हम लोग गेंदबाजों को देखे कि फॉर्म में वापस आया, खास तौर से जसप्रीत बुमराह, जो कि पिछले 4 या 5 मैचों से बहुत ही फ्लॉप जा रहा था उसका बॉलिंग एनालिसिस। तो निश्चित रूप से ये देखने को मिला कि वो वापस फॉर्म में, वैसा ही फॉर्म में जिस तरह से उन्होंने क्लीन बोल्ड किया मैक्सवेल को, यॉर्कर पे, क्या यॉर्क गेंद थी वो, मैच टर्निंग पॉइंट था वो। तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव था कि बुमराह को वापस आना फॉर्म में, और नटराजन, जो कि शायद आगे आपको T20 में भी देखने के लिए मिले, बुमराह नटराजन से खास तौर से। वो ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर T20 में नहीं है, तो टेस्ट में भी नहीं है, तो उसका तो खैर आखिरी मैच था। तो निश्चित रूप से शार्दुल ठाकुर ने एक चीज़ तो ज़रूर करके दिया है कि स्टीव स्मिथ को यदि वो गेंद खिलाया जाए, जो कि पहले आपको क्या नाम था वो न्यूजीलैंड का गेंदबाज, नील वैगनर, और उसी तरह का मिलता जुलता बॉल पे आज उसको आउट किया गया स्टीव स्मिथ को। तो निश्चित रूप से दरवाज़ा खोला है और कोहली को इस पे मेहनत करना पड़ेगा कि गेंदबाजों से किस तरह से वहाँ पे गेंदबाजी कराते हैं स्टीव स्मिथ के लिए। आकाश जी, जी, अगर तेज गेंदबाजी के क्षेत्र में अगर जाए, उस सेक्टर्स की बात करें तो बुमराह नो डाउट, जी, मोहम्मद शमी, ठीक है, उसके बाद दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और नए में नवदीप सैनी और टी नटराजन, इन चारों में क्या इन छहों को अगर मैं बताऊं तो क्या लग रहा है, शमी और बुमराह के बैकअप में कौन रहना चाहिए? भुवनेश्वर कुमार जिसकी जो अभी आ नहीं रहे हैं, तो क्या बैकअप क्या लगता है यंगस्टर में, चहर, ठाकुर, नटराजन, सैनी में कौन? देखिए नटराजन ने जिस तरह से बॉलिंग की, हालांकि बाद के 2 ओवरों में मैक्सवेल जब अच्छे टच में थे तो उन्हें अच्छा खासा रन लग गया, लेकिन नटराजन में मुझे एक क्षमता नज़र आती है कि वो मतलब मिडिल ओवर में भी आप उनसे बॉलिंग करवा सकते हैं। अगर आपको पावर प्ले में ज़रूरत है तो पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते हैं और वो स्लॉग ओवर में भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो नटराजन एक गो टू प्लेयर हो सकते हैं दोनों के, मतलब उस दोनों के रिप्लेसमेंट के तौर पे। लेकिन मेरे लिए अभी भी हमारी मेरी ड्रीम बॉलिंग लाइनअप, अगर आप खेल रहे हैं, अगर आप 3 फास्टर और एक ऑलराउंडर और एक स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, तो मेरे लिए अभी भी वो 3 फास्टर शमी, बुमराह और भुवनेश्वर ही होगा।
और हार्दिक पांड्या एज ऑलराउंडर, और आप साथ में एक स्पिनर क्या तो कुलदीप यादव खिला लीजिए या आप रविंद्र जडेजा खिला लीजिए। चहल की जोड़ी, चहल का स्थान। चहल को मेहनत करनी होगी अपनी बॉलिंग पर। देखिए एक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इतने लंबे दौर पर आप असफल हो रहे हैं और जबकि अब प्रतिस्पर्धा काफ़ी तेज, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। गला काट कहना चाहिए, गला काट प्रतिस्पर्धा है। बिल्कुल। अब आप नहीं बैठ सकते, आप 5-10 मैच आप परफॉर्म नहीं करने के बाद संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते हैं। तो मुझे लगता है चहल को अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, चहल को परफॉर्म करना होगा। तो चहल के लिए मुश्किल हो रहे हैं रास्ते, उन्हें अब अच्छा परफॉर्म करना होगा। ऐसे भी बिल्कुल सही है, मैं भी आपसे सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप एक मैच में अच्छा परफॉर्म करने के बाद आपको मान लिया जाता है कि आप इन फॉर्म है, तो एक मैच में गलत परफॉर्मेंस से कहा जाएगा आप आउट ऑफ फॉर्म है। और जबकि पीछे कई सारे नॉक नॉक कर रहे हैं, तो उसमें कुछ होना चाहिए। तो क्या कुछ लग रहा है 2020 में किस प्रकार से चांस है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में फिर वही बात आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना उतना आसान नहीं रहता है। फिर भी 2020 में इंडिया के पास भी चांस रहेगा, क्योंकि हम आईपीएल खेल के गए हैं और अच्छे रन करके गए हैं हमारे सारे बल्लेबाज। और रही बात जहाँ तक गेंदबाजी में, तो बुमराह का वहाँ होना ही काफ़ी है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल, आईपीएल बोले 2020 में इंडिया पैसा लीग, इंडिया पावर लीग, इंडिया पॉलिटिकल लीग, इंडिया सब कुछ कह सकते हैं। इंडिया ही इंडिया है भाई, जो हम लोग बीसीसीआई, कम से कम क्रिकेट के मामले में हम लोग तो अमेरिका है। हाँ, तो और हम लोग यही सोचेंगे कि जिस तरह से टी20 में मैक्सवेल का फॉर्म रहा इंडिया में, वैसा ही फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में भी रहे, यही सोचेंगे। जो आरसीबी के सपोर्टर फिंच के साथ कहा, कुछ फिंच के बारे में कुछ बता दें। 249 3 मैच में 249, क्या कुछ आरसीबीएन के बारे में? क्या कह सकते हैं, हमारा हम लोगों को तो एकदम मुंह ही बंद कर दिया है फिंच ने। धोखेबाजी सा फील हो रहा है। जी, ठगा सा महसूस तो बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फिंच जैसे सुपरस्टार खिलाड़ी से उम्मीद थी कि अच्छा वो स्टार्ट देंगे। खैर कोई नहीं, हम लोग इस साल कप नम दे, अगले साल कप नम दे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले साल जो आईपीएल होना है उस ट्रॉफी हमारी होगी। जी, मैं चाहता हूं कि आपकी ऐसी शुभकामना हर एक साल आरसीबी की रही कि आप लोग जीते। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि वो आईपीएल के लायक बल्लेबाज हैं, क्योंकि आपने उसका 3 मैचों का जो देखिए 249 रन किया है। एक मैच में भी उसका स्कोर, स्ट्राइक रेट जो है 100 से ऊपर नहीं है, जबकि आप आईपीएल में खेलते हो तो आपका स्ट्राइक रेट कम से कम 125-150 के आसपास होना चाहिए। तो निश्चित रूप से वहाँ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग हैं। खैर वो एक भाई साहब थे, वो एक ट्रॉफी ले आए। उन लोगों की वो जो वहाँ पे जो रिंग लेकर के उन्होंने जो मैरिज प्रपोजल दिया था, वो भाई साहब कम से कम एटलीस्ट एक इंडियन खुश हुआ। लेकिन आज के मैच में सारे इंडियन खुश हो गए। खैर चलिए, उसके लिए क्या 2020 के लिए 2020 के लिए क्या कहा जाए, मतलब बल्ले बल्ले शुभकामनाएं हमारी तरफ से टीम इंडिया को ढेर सारी। तो 2020 सीरीज के लिए जी, इसमें मैं 2 बातें ऐड करना चाहूँगा, मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगा। नहीं जरूर। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि भारत की टीम की जो सबसे बड़ी समस्या थी, मतलब अभी तो फिलहाल इस 3 मैचों में तो बॉलिंग लग रही है, और इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेलने आए थे उसमें भी बॉलिंग लग रही थी। लेकिन बॉलिंग इंडिया की समस्या नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, वो अलग बात है। वो हो सकती है, वो बेहतर हो सकती है। और उससे पहले इंडिया की जो सबसे बड़ी समस्या थी वर्ल्ड कप के दौर को हम लोग जब याद करें, मिडिल ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या थी। और इस सीरीज में जो सबसे बड़ा टेकआउट हम लोग लेके जा रहे हैं, T20 सीरीज में हम लोग बढ़ रहे हैं, वो ये टेकआउट है कि तीनों मैच में हम लोगों ने 300 प्लस जो रन किया है, उसमें टॉप 5 में से 1 या 2 ही खिलाड़ी चले हैं। आपको मिडिल ऑर्डर के बाद लोअर मिडिल ऑर्डर जो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, इन 2 खिलाड़ियों ने रन करके दिया है, जिससे कि अब हम लोगों को, अगर खुदा न खास्ता कि अगर हम लोगों की टीम, अगर शुरू की टीम कोलैप्स हुई, तो हम लोगों को उम्मीद रहेगी कि अगर शुरू के 2-4 विकेट जल्दी बिक गए तो हम लोगों के नीचे में उतना बैटिंग में फायर पावर है जो कि 20 ओवर में 180-190 करके दे सकती है। ये सबसे बड़ा टेकआउट है, और उम्मीद करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत की टीम T20 में भारी है ऑस्ट्रेलिया पे। फिर मतलब बिना ये क्रेडिट लेते हुए कि वो अपने घर में खेल रहे हैं, इसका तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता ही है। लेकिन फिर भी मैं इंडिया को 20 मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया से। तो बल्ले जी, बल्ले इंडिया के बल्ले होगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आप लोगों के मुंह में घी शक्कर हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस स्टडी इमोशन के इस बल्ले एपिसोड में मैं तरुण सिंह राठौर अपने दोनों विशेषज्ञ निरंजन वर्मा जी और आकाश वर्धन जी के साथ आप लोगों को फिर से आप लोगों से विदा लेता हूं। और साथ ही एक और रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों कमेंट कृपया अपने इस अंगूठा को सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ थोड़ा सा टाइपिंग पे भी दे दें, कीबोर्ड पे भी, निगेटिव ही सही लेकिन कमेंट जरूर करें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे इस वीडियो को, और शेयर भी करें। मैं तरुण सिंह राठौर आप लोगों से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, बल्ले।